पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीला वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों को की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। यहाँ पे एक छपी तस्वीर है, अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। जो तस्वीर देखी जा रही है, ये नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है, सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वो हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और एक हैं जॉन कार्लोस। ये दो लोग आपको मुट्ठी ताने हुए लग रहे हैं, है ना? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये एफ्रो अमेरिकी हैं, अफ्रीकी अमेरिकी हैं। ठीक है। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक भी जीता था। जूते नहीं पहने थे, ये दोनों लोग जूते भी नहीं पहनते थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की है कि अमेरिकी आश्रयित लोग गरीब हैं। इन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो आश्रयित लोगों के लिए आत्मगौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए आश्रयित लोगों की याद में काले मानकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने, बधी हुई मुट्ठियां आश्रयित शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा कर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। ये जो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति खड़े हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने भी अपने टी शर्ट पे मानवाधिकार लिखा था, उससे इन्होंने इनको समर्थन दिया था। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे ना आश्रयित, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें पदक वापस ले लिए गए उनसे। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई थी। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया। विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। ठीक है। मतलब एक कहानी है, इसमें बताई गई है कि जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे, अफ्रीकी अमेरिकी लोग जो थे रहते थे, उनकी दशाओं को लेकर। ठीक है। अफ्रो अमेरिकन आश्रयित अमेरिकी या आश्रयित शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये अफ्रो अमेरिकी का मतलब है, ये आश्रयित अमेरिकी होते हैं या फिर आश्रयित वो व्यक्ति होते हैं जिनके माँ बाप अफ्रीका से अमेरिका में काम करने के लिए गुलाम बनाकर लाए गए थे। उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार जो आंदोलन चला, उसमें वो 54 से 68 के बीच में चला। घटनाओं सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य था अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है? इसके नेता रहे भाई। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। नागरिक अधिकार आंदोलन ने क्या क्या खत्म करने की बात की थी? उन्होंने नस्ल के आधार पर भेदभाव जो करने वाले जो भी कानून थे, जो कि कायदे कानून थे, उनका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है? 1966 में उभरा है
75 तक चला है अशोक शक्ति आंदोलन। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। उसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है, ऐसा इस आंदोलन का मानना था भाई। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे, सामाजिक भेदभाव अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा है। सामाजिक बंटवारा किन के रूपों में होता है, ये पिछले 2 चैप्टर्स में हमने देख रखे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो एक बार वीडियो देख लेंगे या जो नोट्स बनाए उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बेल्जियम और श्रीलंका में हमने देख लिया था, ये विभाजन क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बंटवारा भाषा क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। ठीक है ना। स्त्री पुरुष, लंबा छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमता अक्षमता भी अलग अलग होती है। इस आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है, भेदभाव मिलता है। बहरहाल सभी के उनके सामाजिक विभाजन सिर्फ जन पर आधारित नहीं होते, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप से अलग हटके धर्म चुनने की कोशिश करते, धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि का चुनाव भी अपनी पसंद से ही करते हैं। किसी मान लीजिए जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आप उसी परिवार के सदस्य बने, उसी धर्म के भी सदस्य बन गए, है ना, उसी भाषाई क्षेत्र के भी सदस्य हैं, उसी समुदाय के सदस्य हैं। ये सारी चीजें क्या, ये जन पर आधारित है ना। आप यूपी में पैदा हुए तो यूपी वाले, भारत में पैदा हुए तो भारतीय, कश्मीर में पैदा हुए तो कश्मीरी, है ना, महाराष्ट्र में पैदा हुए तो मराठी, गुजरात में पैदा हुए तो गुजराती। जन पर आधारित ये चीजें। लेकिन व्यवसाय भी कुछ होता है, जैसे लोगों का रहन सहन का तरीका खुद से देखा जाता है। किसी स्कूल में पढ़ते समय, सॉरी स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। ठीक है, वो जन्म आधारित नहीं है। स्ट्रीम का भी चुनाव जो आप करते हैं वो भी आप अपने अनुसार ही करते हैं। ठीक है, नौकरी पेशे का काम है, वो भी आपका अपना मामला है। स्थिति है, परिस्थितियों के आधार पर ही उसका चुनाव हुआ। ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, है ना। ये परिस्थिति आधारित बोल सकते हैं हम इन सबको। ठीक है, ठीक है, चलिए। कई लोग अपने माँ बाप परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि का चुनाव भी अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। किसान समूह, किसान खेतिहर समाज, व्यापारिक समाज, है ना, मजदूर समाज, ऐसे फिर अलग अलग। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन विभाजन का रूप नहीं लेती है। जो सभी सामाजिक विभिन्नता है वो विभाजन का रूप, सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन जो थे वो श्वेत व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उनको क्या दिक्कत थी, इन सबके साथ जो भी हो रहा था ये सब अपना देखते, उनको क्या मतलब था उससे। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, अपने टी शर्ट पर मानवाधिकार लिख लिया, फिर उन्होंने इनका समर्थन दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनको कि उन पर पाबंदी लग गई। ऐसा होता है। चलिए, अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ भी अलग अलग होता है। हिंदू जाति में ही ले लो, हिंदू धर्म में ही ले लो, कितने पता नहीं तो शैव, वैष्णव,
सात, ये तीन है। इन तीन में भी इन सबके अपने अलग अलग, सबके अलग अलग। और ये सब क्या हैं? हिंदू हैं, सनातनी परंपरा वाले लोग हैं, हिंदू परंपरा वाले लोग हैं। इनमें भी कई सारी विविधता आपको देखने को मिल जाएगी, धर्म के अंदर में भी। ठीक है, अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। मतलब ये भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। एक गरीब की सोच और एक अमीर की सोच में अंतर है ना? एक माँ बाप की दो संतान, जो एक दूसरे, एक है जो सबसे बहुत तेज है पढ़ने लिखने में, एक दूसरा है जो थोड़ा सा मंदबुद्धि है। उन दोनों के सोचने और समझने के तरीके में भी अंतर है। वो तो एक ही परिवार के हैं, एक ही ब्लड रिलेशन है उनका, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं दोनों। इस तरीके से भी असमानता देख सकते हैं हम लोग, सामाजिक असमानता देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है, इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है ना? एक अधिकारी है, एक चपरासी है, एक व्यापारी है, एक वसूली भाई बना हुआ है। इन चारों के सोचने के तरीके में भी अंतर होगा। वो जो एक अधिकारी ना, वो एक अधिकारी समुदाय से बिलोंग करेगा, फिर वो अधिकारी समुदाय को से जुड़ने की कोशिश करेगा। वो जो चपरासी बना हुआ है, वो चपरासी समुदाय से जुड़ने की कोशिश करेगा। जो व्यापार व्यापार संभाल रहा है ना, वो व्यापारी समुदाय वाला हो जाएगा। और जो ये है, जो वसूली भाई बन रहा है, ये वसूली वसूली भाइयों की फौज खोजेगा, उनका जाके उनके साथ में अपना काम करेगा, अपना वो वाला अपना समूह खोजेगा। ऐसा समूह है कौन कौन? ठीक है, तो ध्यान रखना है सब भाई। मतलब लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। वो 10 प्रकार की मान्यता वाले लोग तब तक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर बिना किसी टकराव के रह सकते हैं, जब तक सबके अंदर में एक दूसरे के प्रति बेहतर समझ होगी। वो उनके पूजा करने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको उनसे कोई दिक्कत, उनको उनसे उनसे किसी को किसी से कोई प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होगी। जब मान लीजिए इस 10 में से 10 लोग में से 3 लोग ऐसे हों जो एक ही प्रकार की मान्यता वाले हों, या फिर वही 10 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं अलग अलग ही हैं, धर्म स्वरूप उनका भी अलग अलग है, मानने का तरीका, पूजा पाठ का तरीका, खाने उठने बैठने का तरीका, सब कुछ अलग अलग है। अगर वही 10 लोग अपने ही मान्यता को, अपने ही कल्चर को, अपनी ही वेशभूषा भाषा को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करें या दूसरे से सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश करें, तब क्या होगा? तो वो एक विभाजन का रास्ता तैयार करेगा। बात समझे? अगर आप एक दूसरे के भावनाओं की कदर करते, मान्यताओं का सम्मान करते हैं, उनके पूजा पाठ के तौर तरीकों को का सम्मान करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि जाके उनके तरीके में, उनके तरीके से ही पूजा करनी चाहिए, सिर्फ सम्मान करनी चाहिए, तो ये मान के चलिए कि वहां पर किसी भी प्रकार का टकराव नहीं उत्पन्न हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी मान्यताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे की मान्यता को तुच्छ मानते हैं, उस स्थिति में सामाजिक टकराव का होना आम बात बनेगी। बात समझे? अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। श्वेत और अश्वेत अमेरिका में साथ में रह सकते थे, नॉर्मल तरीके से रहते, वो उनको भी नौकरी पेशा करने की आज़ादी होती, उनको भी शिक्षा उक्षा में अधिकार रहता, वोटिंग राइट्स रहते, उनकी भी स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हुई होती, तो वहां पे नागरिक अधिकार आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो अश्वेत लोग हैं, वो गरीब हैं, बेघर हैं, उनके पास सरकार की किसी योजना को कोई लाभ तक नहीं है, वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है हर चीज में, शिक्षा हो, नौकरी हो, पेशा हो, जिसमें भी हो। तो इसका मतलब है वहां पर विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और उस विभाजन की प्रक्रिया ने क्या किया है? एक आंदोलन को जन्म दे दिया। बस समझे? तो सामाजिक विभाजन नहीं ठीक है, विविधता ठीक है, विभाजन नहीं ठीक है।
हमारे देश में भी दलित, आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक असमानता कई समूहों में मौजूद रहे तो इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। पॉलिटी की उसमें हमने क्या बताया था, एक का विकास दूसरे के लिए विनाश का रास्ता बन सकता है, एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान भी बन सकता है। दूसरे के लिए किसी के लिए फायदा भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए नुकसान भी है। बात समझे ये चीज। उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण हम देख सकते हैं। दोनों ही ईसाई बाहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। दोनों ईसाई हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग खेमा है। प्रोटेस्टेंट है एक दूसरा है कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम ये है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही, उत्तरी आयरलैंड में। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक है यूपी ही मान लो है, दो समुदाय यहाँ पे हैं ए और बी, ये दो समुदाय हैं। दोनों समुदायों में देखा जाए, और ये पूरे यूपी में दोनों समुदाय फैले हुए हैं। इन दोनों समुदायों में ये देखा जाए कि गरीब इसमें भी हैं, गरीब इसमें भी हैं। इसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें भी नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, इसमें भी नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं। इसमें भी व्यवसायी लोग हैं, इसमें भी व्यवसायी लोग हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। लेकिन ये स्थिति थोड़ी बदल दी जाए, अगर ए वाले को सबसे ज्यादा गरीब और बी वाले को सबसे ज्यादा अमीर बताया जाए, यहाँ पे जो गरीब होगा वो गरीब ही होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। ये क्या मामला है? ये कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की भावना को भी जन्म देगा। कहीं ना कहीं ईर्ष्या ईर्ष्या एक दूसरे के मन में जो ईर्ष्या की भावना है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक ना। आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा छोटा इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत तो काफी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहां भी अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। भारत और बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण इसमें भी तेजी से बदलाव हुआ है। जर्मनी और स्वीडन में ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना? पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक, विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन कब बनता है? जब राजनीतिक दल उस सामाजिक विभाजन का फायदा उठाने के लिए एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करने लग जाते हैं, तब वो राजनीतिक विभाजन का रूप लेता है। कैसे आप सुनेंगे? चुनाव का माहौल है, चुनावी मुद्दों में क्या चलता है? कोई मंदिर बनाने की बात करे, कोई मस्जिद बनाने की बात करेगा, है ना। कोई ब्राह्मण संघ के निर्माण की बात करेगा, कोई राजपूत संघ के निर्माण की बात करेगा, कोई दलित संघ की बात करे, कोई और संघ की बात करेगा। यही होगा।
है ना? हमारे अपने भाई बंधुओं वाला जो एक सिस्टम है, वो क्या है? वो उन सभी समुदाय वालों को, उस समुदाय के व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों को खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश करता है जो उनके समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये क्या होती है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। परिणामों का दायरा क्या होगा? उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लिया जाए, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का एक काफी हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कट्टा, राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। उत्तरी आयरलैंड, यहाँ की आबादी मुख्य रूप से ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, और जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 98 में ब्रिटेन की सरकार नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार कर ली। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ ने यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया था। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है? उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। बात समझी? मतलब किसी भी देश में या क्षेत्र में जो उपलब्ध है सामाजिक विभाजन, वो कब कब तक उसमें एक आंदोलन के रूप में नहीं बदल सकता है या एक हिंसक के रूप में नहीं बदल सकता है, तब तक जब तक वह राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं ले लेगा। पर इसके साथ ये भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है? अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। ठीक है? मतदान का स्वरूप का मतलब वही कि जातिवाद, धर्मवाद। ठीक है? इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती, उसी के हित में राजनीति करती भी, पर इस सबकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है। ठीक है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय बना, यही होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। ठीक है ना? जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन, ठीक है, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष, लंबा हो, छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होती है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है? जैसे वो कौन कौन से हैं विभाजन जो जन्म पर आधारित नहीं होते भाई? देखो, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। अपने माँ बाप परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म लोग चुन सकते हैं। चलिए, कुछ चीजें हमारी पसंद चुनाव, कई लोग अपने माँ बाप से हटकर धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में, पढ़ाई में आप देखें कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, कोई बीएड कर रहा होता है, कोई डीएलएड कर रहा होता है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी, कोई पुलिस, एसआई और यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करता है। सबके अपने अपने पढ़ाई के तरीके भी अलग होते हैं। आप देखेंगे उनका जो पेशा है, पेशा भी अपना अपना चुन लेते हैं। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला लगाता है, कोई चाट समोसा बेचता है, कोई पानी बतासा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। सबके अपने अपने काम। खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से लोग करते हैं, ये किसी जन्म पर आधारित नहीं। बात समझे? इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं, ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कोई किसान
आप देखे होंगे किसान संगठन है, कोई व्यापारिक संगठन है। जो व्यापारिक संगठन है उसमें सभी प्रकार के व्यापारी शामिल होते हैं, उस जो किसान संगठन है उसमें सभी प्रकार के किसान शामिल हो जाते हैं, है ना। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि किसी भी जन्म पर आधारित नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखना ये सब चीजें, ये जन्म पर आधारित चीजें नहीं है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, बात याद रखने की है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है, ठीक है। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए शादी है, तो उस शादी में मान लीजिए लड़की की शादी है आपके यहाँ, उस लड़की की शादी में क्या क्या होता है। एक पुजारी की जरूरत है, एक पुजारी की जरूरत है, एक धोबी की भी जरूरत है, एक लोहार की भी जरूरत है, एक कुम्हार की भी जरूरत है, एक बढ़ई की भी जरूरत है आपको, एक बढ़ई भी चाहिए आपको, ठीक है। एक पत्तल दोना वाला, पत्तल दोना आजकल वैसे चलता नहीं है, लेकिन पत्तल दोना बनाने वाला भी एक चाहिए आपको, पत्तल दोना वाला की भी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, हर हालत में पड़ेगी। एक धरिकार, धरिकार समझते क्या होता है, जो सूप या सूप सूप जानते हैं आप लोग, जो सूप बनाने वाला है, जिससे चावल या अनाज को फटका जाता है, मतलब साफ किया जाता है घर पे, वो भी एक चाहिए हमको, बात समझे। इसके अलावा ऐसे ही देखेंगे ना, ये लोग अलग अलग बिरादरी के हैं, लेकिन ये सामाजिक विभिन्नता है, अलगाव भी है, पुजारी का काम अलग है, लेकिन इन सबके साथ ही इनका काम चलने वाला है, अकेले काम नहीं चलने वाला है। सामाजिक विभिन्नता ही है ये अलगाव का कारण होती जरूर है, हो सकती है ये अलगाव का कारण बन जाए, लेकिन ये एक दूसरे को कनेक्ट भी करके रखते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। वो सब खिलाड़ी भी थे, उनमें एक समानता ये भी थी कि वो सब खिलाड़ी थे, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ भी अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है, इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। आप देखेंगे विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, ये भी हम कल देख चुके थे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई थी, यहां से था मेरे ख्याल से। 3 आयाम इसमें देखेंगे। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। पहला ये है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है कि वो समाज किस तरीके से होने वाला, क्या क्या हो सकता है उसमें। तो एक तो ये लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। और अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के लिए प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। बात समझे। तो किसी समाज नहीं, एक परिवार का भी ये मामला होता है कि एक पिता की 4 संतानों में अगर चारों में अलग अलग तरीके का देख रेख का असमान व्यवहार भी किया जाए, अलग अलग तरीके से उन पर नजर रखी जाए, उनके से बात करने का तरीका अपनाया जाए, तो उनमें भी आपस में क्या होता है, फूट पड़ती है। वही होती स्थिति समाज में भी, ठीक है। और याद रखिए, जिस संतान को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाएगी, जिसको सबसे ज्यादा माना जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो अपने आप को सर्वोपरि भी मानेगा, है ना। अपने आगे किसी और की सुनेगा भी नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, खटास पैदा होती है। तो समाज का यही रवैया है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच हैं या जर्मन बोलते हों। इस नजरिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। वो सब क्या मानते हैं अपने आप को, बेल्जियाई, बेल्जियम के रहने वाले।
हम सब अपने आप को माने कि यूपी वाला कोई बिहार बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ऐसी भावना अगर रखते हैं, या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र का, कोई मैदानी क्षेत्र, कोई पठारी, तो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र का, कोई तटीय क्षेत्र का, अगर ये सारी भावनाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खटास की भावना जन्म लेने वाली है ना? उनमें घृणा की भावना जरूर पनपेगी। अगर सब भारतीय अपने आप को मानते हैं कि हम भारतीय हैं, वो अलग पहचान उनकी अपनी है, क्षेत्रीय पहचान, लेकिन उनकी पहचान एक ये है राष्ट्रीय स्तर की कि वो भारतीय हैं, तो समझिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? और यही नहीं, वो मानेंगे भी क्यों? अगर सबके साथ समान व्यवहार, नौकरी में अगर किसी एक विशेष वर्ग का ही प्रभुत्व रहे, नौकरी पाने में, शिक्षा पाने में, व्यवसाय करने में, किसी एक ही समुदाय का, समाज का, धर्म का, जाति का, या फिर किसी क्षेत्र का अगर प्रभुत्व रहता है, तो ये मान के चलिए कि उस स्थिति में, उस देश में अखंडता और एकता जो रहती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आती है। ठीक है? बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, इस नजरिए से उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर एक ऐसा ही नजरिया रखते हैं, वो खुद को पहले भारतीय मानते, फिर मानते किसी प्रदेश का, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा समूह, धार्मिक, सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। सबसे पहले तो भारतीय है, पहली चीज हो गई। पहली चीज क्या है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखेंगे तो किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। भारतीय संविधान में चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग का यह मुख्य काम होता है कि जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो इस तरीके से अपने अपने चुनाव का प्रचार करे कि जिससे किसी की धार्मिक भावना को आहट ना पहुंचे, किसी क्षेत्रीय भावना को आहत ना पहुंचे। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? किसी जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर वो उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है भारतीय लोकतंत्र में। ठीक है? जैसे श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। सिर्फ सिंहलियों के लिए पहचान करना अच्छा नहीं था श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका के रहने वाले वो तमिल लोग भी थे और जो अन्य समुदाय के लोग थे वो भी वहां रहते थे, तो इसलिए वहां पर जो भी मांग थी वो सबके हित में रहनी चाहिए थी, श्रीलंकाइयों के लिए रहना चाहिए, सिंहलियों के लिए नहीं। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव सा हो गया था। तीसरी चीज क्या है? सरकार का रुख। सरकार का रुख कैसा होगा? सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम, श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनता है। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता, तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। ये एग्जाम्पल सबसे फिट कहां बैठ रहा है? पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करते थे। दबाव बनाकर ही तो उसको एक एक बनाए रखने की कोशिश की गई थी, तभी जाके पाकिस्तान का विभाजन फिर से 1971 में हो जाता है। बात समझे? इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और ये एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। वो सामान्य सी बात क्यों होगी एक लोकतंत्र में राजनीतिक अभिव्यक्ति सामाजिक विभिन्नता को लेकर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक विशेष समुदाय है जो सामाजिक गठजोड़ से सामाजिक समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जाता है और ये नॉर्मल चीज है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि उस समाज में वो भी व्यक्ति रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं, सब लोग रह रहे हैं साथ में। तो एक ऐसा वर्ग या एक ऐसा क्षेत्र या एक समुदाय ऐसा है जो समाज से अलग थलग क्यों रहे? ठीक है? लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज के मुख्य धारा से सभी लोगों का जुड़ाव बना रहेगा। बस समझ रहे हैं ना? तो वो खतरा नहीं है, वो जरूरी है। ठीक है? इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतें, ये आप देख सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। ये बात याद रखना है तो थोड़ा सा, ठीक है? समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों, परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं।
राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। ठीक है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना, सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित, भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं। आज देखिए, आप हड़ताल भी कर लेते हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, सड़क जाम नहीं करते। सड़क जाम करने का आपके पास अधिकार भी नहीं है। याद रखना, सड़क जाम करने का अधिकार, सम्मेलन कर सकते हैं आप, शांति सम्मेलन होना चाहिए। भाषणबाजी करिए, भाषणबाजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषणबाजी कहीं ऐसा ना हो किसी समाज में विद्रोह पैदा करने वाली भावना को लेकर, वो गलत है, वो नहीं करना है आपको, वो उसका अधिकार नहीं है। हथियार लेके आपको सम्मेलन करने की आजादी नहीं दी गई है। तो ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित मानते हैं, तो न्याय से संघर्ष भी करते हैं, अन्याय से संघर्ष करते। लोग शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाते हैं, चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव भी बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास भी करते हैं। कई बार सामाजिक असमानता इतनी ज्यादा गैर बराबरी, अन्याय वाली होती हैं, सामाजिक असमानताएं, कि उनको स्वीकार करना असंभव है। और ऐसी गैर बराबरी, अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है। जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, फूलन देवी का एग्जाम्पल, शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने, विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। देख सकते हैं। ठीक है, चर्चा करनी है, आप ये प्रश्न लिख लो, और इसी एनसीईआरटी के बेस पर ही आपको लिखना है प्रश्न, याद रखना। बात समझे? इसकी पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे। फिलहाल सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, बस एक ही प्रश्न लिखो, कोई ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। उन तीनों कारकों को आपको बताना पड़ेगा। एक तीसरा है आपका यहाँ पे सरकार का रुख क्या हो सकता है, दूसरा है किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, और पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यही तीनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इन्हीं तीनों को बताना आपको, और इनके देखिए इनकी व्याख्या भी की गई है थोड़ी बहुत, तो उनकी व्याख्या भी आपको कर देनी होगी। ठीक है ना। सामाजिक विभाजन को ही परिचय बनाना। ठीक है, यहाँ पे जो एक फुटबॉल दिया गया है, एक ये फुटबॉल है, एक ये फुटबॉल है। इसमें देख रहे हैं बीच में काला है, उसके बाद सफेद, ऐसे करके बना दिया गया। ये एक जोश का प्रतीक है, सबको समान अधिकार मिल चुका है। यहाँ पे एक यहाँ पे है दिया हुआ नस्लवाद, काले लोग इधर हैं, गोरे लोग इधर हैं, ये एक नस्लवाद का प्रतीक है। बात समझ रहे हैं? तो सामाजिक जो विभिन्नता है वो कैसी हो सकती है? सामाजिक विभिन्नता एक जोश वाली भी हो सकती है, एक नस्लवादी भी हो सकती है। ये वाली अगर होती है तो संघर्ष उत्पन्न होगा, अगर ये वाली है तो सब कुछ सही सलामत चलता रहेगा, सामंजस्य बिठा के सारा काम सही सलामत होता रहेगा। ठीक है।